चलो जी, तो पॉइंट नंबर 4 से शुरू करना है आपको। इसकी हेडिंग लिखनी है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के मतलब इसमें आपको फार्मूले रटने पड़ेंगे। हालांकि इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो पहला फर्स्ट एरो डाल के लिखना कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इसमें लिखना टिल 1967-68, the RBI used to publish only a single narrow measure of money supply. Single narrow measure of money supply, that is M1. तो नेक्स्ट लाइन में लिखना from 1967-68, a broader measure of money supply, called, called के बाद लिखना है aggregate monetary sources, AMR, bracket close, called aggregate monetary resources, AMR, was additionally published. उसके बाद नेक्स्ट एरो from 1977, following the recommendations of the second working group on money supply, ब्रैकेट में लिखने का नाम था SWG, second working group. On following the recommendations of second working group on money supply, SWG, the RBI has been publishing data on, तो है किसी को पता, 12th में तो बताया था कितने मेजर्स थे मनी सप्लाई के? 4। हाँ, तो ऑन 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स। तो बेसिकली आपको तो आज के ज़माने के लिए 4 रखने हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि भाई 1967 तक खाली M1 था, है ना। 1967 तक पहले खाली नैरो मनी दिखाता था RBI, फिर उसके बाद से ब्रॉड मनी ऐड कर दिया। फिर 1977 के बाद से तो RBI के 4 मेजर्स हो गए मनी सप्लाई के, M1, M2, M3, M4। तो बस वो रखने हैं, वो तो फार्मूले हैं, तो लिख लेते हैं फार्मूले। तो M1 का लिख लो, तो इसमें आएगा वो जो आपने 12th क्लास में रट रखे थे, सेम फार्मूले। तो M1 का क्या था? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, currency notes and coins with public, plus demand deposits with banking system, और plus other deposits with RBI। तो ये सेकंड वर्किंग ग्रुप जो था मनी सप्लाई का, उसकी रिकमेंडेशंस पर ये फार्मूले दिए गए थे, और RBI इन 4 चीज़ों को आज मेजर करता है। इसमें पहला होता है M1, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब वही डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी वही जो समझ चुके, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये क्या है सर? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो पहले RBI भी कुछ NBFCs के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता था, वो रख लेता था। सर NBFC, हाँ, तो NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन। तो जैसे NBFC का मतलब होता है कि वो बैंक्स नहीं है, NBFC का मतलब क्या हो गया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो बैंक नहीं है, वो पब्लिक से डील नहीं करते हैं। तो कभी कभी पहले RBI NBFCs के कुछ डिपॉजिट्स रख लेता था, तो इसमें वो भी कवर किए गए। तो करेंसी विद पब्लिक वो तो आपको पता ही चल गई थी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम वो भी आपको पता चल गई थी, और अदर डिपॉजिट्स विद RBI मतलब कुछ NBFCs के डिपॉजिट जो RBI रखते हैं, जो वैसे बहुत इररिलेवेंट है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन वाले में तो ये थे भी नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये सेकंड वर्किंग ग्रुप के क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो आपको ये एज इट इज रखने पड़ेंगे। अच्छा, M2 का फॉर्मूला M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट, और कौन से वाले? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है, सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। उसके बाद M3 का फॉर्मूला M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। और M4 भी एक फॉर्मूला, 4 मेजर्स हैं। M4 का फॉर्मूला M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग, इसमें बस एक चीज़ को नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, NSC, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, NSC, इनको नहीं लेना।
वो करण भाई 12th में था, तो 12th का कूड़ा 12th में छोड़ के आना है, यहाँ पर वो बातें नहीं करनी। तो यहाँ पर तो जो फॉर्मूले लिखे उसी पर स्टिक करेंगे हम। तो M4 क्या है वो एक बार बस वैसे देख लो, वैसे तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। M3, तो M3 तक तो आप पहुंच गए थे, M3 प्लस। अब इस बार हमें पोस्ट ऑफिस डाकघर के सारे डिपॉजिट्स लेने हैं। अब जिन भी लोगों ने डाकघर में मतलब पोस्ट ऑफिस में किसी भी तरह का डिपॉजिट करवा रखा है, भाई सेविंग डिपॉजिट करवा रखा है, एफडी करवा रखी है, करंट अकाउंट डिपॉजिट करा रखा है, रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट करा रखा है, तो सारे डिपॉजिट्स लेने हैं पोस्ट ऑफिस बैंक के, लेकिन सिवाय एक के। एक डिपॉजिट नहीं लेना। वो एक डिपॉजिट था, वो स्कीम का नाम था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये पुराने जमाने में सरकार ने स्कीम निकाली थी कि भाई आप अपना पैसा डाकघर में जमा करवाओगे, इस स्कीम के तहत हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, इस पे इतना ब्याज मिलेगा, आपको 5 साल बाद पैसे ले जाना, जो भी थी स्कीम। तो बस इस स्कीम के पैसे को नहीं काउंट करते, इसके अलावा डाकघर में सारे जो भी डिपॉजिट्स हैं उन्हें कंसिडर कर लेंगे। तो समझ आ गया क्या? तो ये मेनली तो रटने के लिए हो गए आपके फॉर्मूले जो सेकंड वर्किंग ग्रुप ने दे रखे थे। अच्छा, इसी के नीचे कुछ और फॉर्मूले भी हैं, लेकिन वो स्टार डाल के लिख लेते हैं। तो स्टार डाल के लिखना, इन 1998 comma RBI starts publishing a set of 4 new monetary aggregates 1998 के बाद से आरबीआई ने और नए 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स निकालने शुरू कर दिए, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो न्यू मॉनेटरी को आप हाईलाइट कर लेना। तो इसमें लिख लो वो क्या थे, इनका नाम है NM1। तो NM1 का मतलब एग्रीगेट्स, हाँ एग्रीगेट्स। तो इनका सिंबल है NM1। तो NM मतलब न्यू मॉनेटरी। तो पहला वाला कौन सा था? M1, मनी सप्लाई का मेजर M1, लेकिन M1 को नया बना दिया तो वो क्या बन गया? NM1 न्यू। तो ये N का मतलब सब में क्या होगा? न्यू होगा। तो अगला होगा NM2, NM3। तो N का मतलब क्या हो गया? न्यू मॉनेटरी। तो ये 1998 के बाद से आरबीआई ने और पब्लिश करने शुरू करे। तो NM1 लिख लो, NM1 इज इक्वल्स टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, ये भी सेम, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तो ये भी सेम। तो NM1 जो है वो तो 100% सेम ही हो गया। तो मजे आ गए आपके। तो NM1 तो 100% सेम ही हो जाता है। उसके बाद NM2, इसका फॉर्मूला NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स, बाकी ब्रैकेट में लिखना है शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। NM2 का फॉर्मूला थोड़ा सा तब्दील हो गया। NM2 का फॉर्मूला बन गया NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि इसमें शॉर्ट टर्म वाली आपको एफडीआं लेनी है। शॉर्ट टर्म की एफडी मतलब कब तक की? 1 साल तक की। शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स। फिर NM3, इसका फॉर्मूला NM2 प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स प्लस टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी फॉर्मूला देखो अलग हो गया NM3 का। तो NM3 का फॉर्मूला NM2 प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स। तो इसमें लॉन्ग टर्म वाले आपको टाइम डिपॉजिट्स लेने हैं रेसिडेंट्स के, और साथ ही साथ अगर आपको कोई लंबी अवधि के लिए फंडिंग मिली है, टर्म फंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, तो वो भी लेनी है। तो NM3 जो हो गया वो सबसे ब्रॉडर मेजर हो गया, इसमें सारा पैसा आ गया। तो इसमें मतलब NM1, NM2, NM3 और उसके बाद हाँ NM4 नहीं लिखना, लेकिन लिक्विडिटी वाले लिखने, तो आप इसी के नीचे लिखना लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आर। जो चौथा है वो है लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, जिसमें 2 बताता है आरबीआई। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आर L1। तो इसका फॉर्मूला है NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या नहीं लेने, हाँ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक्सक्लूडिंग वही NSC। तो चौथा जो होता है वो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स होते हैं, जिसमें L1 है, उसका फॉर्मूला है NM3। तो NM3 तो आपको पता ही चल गया ऊपर, प्लस क्या जोड़ने हैं? वही पोस्ट ऑफिस वालों के सारे डिपॉजिट्स जोड़ने हैं, सिवाय किसके? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के। तो ये हो गया L1। और एक और एग्रीगेट होता है लिक्विडिटी में L2। तो L2 हो गया जी सबसे बड़ा, यानी कि इसका फॉर्मूला है L1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस and refinancing institutions plus term borrowings by above institutions plus
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इनको बचपन में CDs बोलते थे, शायद आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पढ़ा है? CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय above institutions, issued by above institutions। तो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है खेल। तो वैसे तो फॉर्मूले हैं लर्न करने रखने के, लेकिन L2 में लिखा है L1 प्लस, तो L1 तो ऊपर पता ही चल गया कि क्या है। अब इसमें आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कवर कर लेता है, जो टर्म लेंडिंग कर रही है, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं, या रीफाइनेंसिंग का भी मतलब वही होता है कि लोन प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इसमें आरबीआई टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को भी कवर कर लेती है, और उनका जितना भी उनका डिपॉजिट्स है ना, जितनी भी उनकी बोरोइंग्स हैं, और जितने भी उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स अगर लोगों को इशू कर रखे हैं, वो सब भी जोड़ लेती है। तो अभी 3 बातों को बादल बना सकते हो याद रखने के लिए कि भाई इसमें जितने भी टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिपॉजिट्स ले लो, उनकी बोरोइंग्स ले लो, और उनके जितने भी उन्होंने CDs इशू कर रखे हैं वो ले लो, तो वो तीनों भी जोड़ लो, तो थोड़ा सा मेजर और बड़ा बन जाएगा। तो ये आरबीआई का फॉर्मूला बन गया, मतलब नया लिक्विडिटी मेजर बन गया। तो खैर आप ज़्यादा घबराना मत, आपको न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं आते जनरली, आपको तो ऑप्शन देगा 4, बस आपको सही फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो बेसिकली ये मेजर्स का डेवलपमेंट था। तो 1967 से शुरू हुई थी कहानी, जब M1 उस तक M1 होता था, फिर कुछ सालों बाद M3 ऐड हो गया, कुछ सालों बाद M1 M2 M3 M4 बना दिए, और अब वो तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ नए मॉनेटरी मेजर्स जो हैं NM1 NM2 NM3 और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, वो भी अब आजकल आरबीआई पब्लिश करते हैं। तो आप वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको ये सब बातें वहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है अगर किसी को नहीं पता तो ये आप होमवर्क में मार्क कर लो, अपने आप ढूंढ के लाना कि भाई ये क्या है। ठीक है, वैसे बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 में पढ़ाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन आप ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट किस चीज का, सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, आपको सर्टिफाई करता है ना, जैसे आप पार्टिसिपेट करते हो किसी कंपटीशन में तो आपको मिलता है ना सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, तो ये किस चीज का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो भाई आपने मेरे को डिपॉजिट दिया, मैंने सर्टिफिकेट दिया, ये लो, बस कॉमन सेंस है ना, बाकी सर्च कर सकते हो आप, मिल जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। उसके बाद है जी नंबर 5, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। नहीं, NM1 NM2 NM3 और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर ये लिखते हैं, नई हेडिंग का नाम है। तो मनी मल्टीप्लायर शायद आपने सुना होगा पहले, लेकिन ये वो नहीं है। हाँ, तो लिखते हैं इसके बारे में, फिर से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो सबसे पहले लिखो, द मनी क्रिएटेड बाय द RBI इज नोन एज। तो सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि RBI जो पैसा क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंबल था H, हाई पावर्ड मनी, राइट, हाई पावर्ड मनी। तो RBI जो मनी क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, और ब्रैकेट में लिखना है इसके नोन एज। और इसको घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं, हाई पावर्ड मनी को घर में मम्मी क्या बुलाती है प्यार से, मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस। तो सबसे पहले आप देखिए मॉनेटरी बेस, तो इसका फॉर्मूला भी आगे आएगा, तब और डिटेल में पता लगेगा आपको क्या, लेकिन मोटा मोटा मतलब ये कि जो RBI पैसा बनाती है वो मॉनेटरी बेस होता है, मतलब पूरे कंट्री में जितना मनी बनेगा वो इसी से बनेगा, मतलब इट इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मतलब ये समझ लो कि ब्रह्मांड की रचना जो हो रही है वो मतलब यहाँ से होगी, तो ये एक तरह से रचनाकार हो गया हाई पावर्ड मनी। ये मॉनेटरी बेस है, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉनेटरी बेस। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जितना भी मनी बने चाहे इंडिया में किसी भी फॉर्म में बने वो इसके अंदर अंदर से ही बनेगा, तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। सेकंड एरो, द मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज, तो वो आप नीचे एक फॉर्मूला लिख लो, M इज इक्वल्स टू, छोटा वाला मेजर लिख रहे हैं, C प्लस डी, C प्लस डी। तो M का मतलब तो मनी सप्लाई हो गया, लेकिन फिर भी लिखना चाहे लिख लो, और C का मतलब करेंसी, हाँ, हेल्ड बाय पब्लिक, और D का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। तो मनी सप्लाई जो है उसको हम कहते हैं M इज इक्वल्स टू C प्लस डी, शॉर्टेस्ट फॉर्म, या M1 वाला मेजर की तरह आप सोच सकते हो, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स। फिर इसी के नीचे लिखना एक नेक्स्ट एरो डाल के, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज अफेक्टेड, मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मॉनेटरी बेस एंड मनी मल्टीप्लायर। मनी सप्लाई को जो प्रभावित करता है वो मॉनेटरी बेस करता है और मनी मल्टीप्लायर करता है।
तो अभी इसकी इक्वेशन लिखो, फिर आपको समझाता हूँ। तो इसके नीचे लिखना m इज इक्वल टू छोटा m इंटू एम बी, छोटा m इंटू एम बी। तो ये एक फार्मूला बन गया जी, तो इसको चाहे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक नई बात है, शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो ये फार्मूला है कि मनी सप्लाई जो है वो किससे अफेक्ट होता है, मॉनेटरी बेस से और मनी मल्टीप्लायर से। तो इसमें खुद आप दिमाग लगा के भी मुझे बता सकते हो कि छोटे m का क्या मतलब हो गया, मनी मल्टीप्लायर, और एम बी का क्या मतलब हो गया, मॉनेटरी बेस। और दोबारा से अपने अच्छे रिवीजन के लिए चाहे मॉनेटरी बेस के ब्रैकेट में दोबारा ये भी लिख सकते हो, मॉनेटरी बेस मतलब क्या, हाई पावर्ड मनी, एक ही बात है, जिसका सिंबल कैपिटल H। तो मनी सप्लाई जो है वो मॉनेटरी बेस से प्रभावित होगा और मनी मल्टीप्लायर से प्रभावित होगा। अब इसी से हम मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला डिराइव कर लेंगे। तो अगले लाइन में लिखते हैं देयरफॉर छोटा m इज इक्वल्स टू, हाँ तो भाई ओके हो गया, छोटा m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फार्मूला, m डिवाइडेड बाय एम बी। हाँ तो m डिवाइडेड बाय एम बी। तो इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, m का मतलब मनी सप्लाई और डिवाइडेड बाय एम बी का मतलब मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला बन गया यूजिंग द अबव इक्वेशन कि छोटा m इज इक्वल टू m अपॉन एम बी। अब इसमें कुछ अगलमन बच्चे कई बार कहते हैं मैथ्स के कि सर m से m कट गया, तो छोटा m इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस। तो वो नहीं करना है, मतलब वो यहाँ पर वो m और वो m ऐसे नहीं कट जाएंगे। तो m मतलब मनी सप्लाई और एम बी मतलब मॉनेटरी बेस। अच्छा, अब अगर ये तो हो गई मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर आपको इसकी इंग्लिश लिखनी हो कि भाई मनी मल्टीप्लायर को इंग्लिश में लिखना हो इस फॉर्मूले को देखकर, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ। वेरी गुड, एक तो क्या लिखेंगे, इट इज अ रेशियो, क्योंकि एक चीज न्यूमरेटर में एक चीज डिनोमिनेटर में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, रेशियो है ना। इट इज अ रेशियो दैट रिलेट्स, बस आगे मैं लिखवा देता हूँ मेन बात, दैट रिलेट्स द चेंज इन मनी सप्लाई, द चेंज इन मनी सप्लाई टू गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस, गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस। तो बस, तो इसकी इंग्लिश बन गई कि एक तरह से मनी मल्टीप्लायर क्या है, रेशो है किसका, कि हमारे मनी सप्लाई में क्या परिवर्तन आएगा अगर हमारे मॉनेटरी बेस में कोई परिवर्तन आता है। तो मतलब डिनोमिनेटर में मॉनेटरी बेस है और न्यूमरेटर में मनी सप्लाई है। फिर इसी के नीचे लिखना है एरो डाल के, व्हाट अफेक्ट्स द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर, व्हाट अफेक्ट्स द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो एक क्वेश्चन मार्क बनाना, फिर लिखना, फिर समझाता हूँ सारा। तो इसी के नीचे लिखना द मनी मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशियो। इसको आप हाईलाइट कर लेना, मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशियो, दैट इज इफ, रिजर्व रेशियो का सिंबल क्या है, आर, बड़ा आर। तो लिखना दैट इज इफ आर इज रिजर्व रेशियो ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, देन, तो देन के बाद नीचे फॉर्मूला लिखते हैं m इज इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इंग्लिश पढ़ के बताओ, 1 अपॉन आर। सही, तो m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है, हाँ ये 12th वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, ये आपका 12th वाला है। अगर आपको याद हो तब आप खाली आर नहीं लिखते थे, तब आप LRR कहते थे, लीगल रिजर्व रेशियो। लेकिन ये वही है रिजर्व रेशियो, यानी जिसको 12th में आप LRR कहते थे, तो तब फॉर्मूला होता था 1 अपॉन LRR। तो उसको LRR की बजाय यहाँ पे खाली आर कह रहे हैं, रिजर्व रेशियो। तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि इनवर्स रिलेशन हो गया। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल, तो R इज इक्वल्स टू मान लो 15%, नहीं 15 नहीं सॉरी 25 लिख लो, R इज इक्वल्स टू 25%। तो m निकालना है आपको, फाइंड m। तो इस तरह का एक 1 नंबर का MCQ आपका आ सकता है। तो अगर रिजर्व रेशियो 25% है तो m निकालो, तो कितना आ जाएगा m, हाँ तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, 25% को आप 0.25 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4। आगे टाइम्स लगा देते हैं, तो आगे लगा देते हैं टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो 4 टाइम्स है। अब इसका मतलब क्या है वो भी थोड़ा समझाता हूं। पहले इतना ओके हो गया, तो सेम हो गया। तो इसका मतलब ये है मनी मल्टीप्लायर का कि अगर मॉनेटरी बेस में, मान लो मॉनेटरी बेस में 1 रुपये का चेंज आता है, लेट से मॉनेटरी बेस 1 रुपये से बढ़ाता है RBI, ठीक है। अगर मॉनेटरी बेस कितने रुपये से बढ़ाता है RBI, 1 रुपये से बढ़ाता है, तो मनी मल्टीप्लायर 4 टाइम्स का मतलब है 4 गुना का मतलब ये है कि अब देश में जो मनी सप्लाई में चेंज आएगा वो कितने रुपये हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। यानी कि 1 रुपये के मॉनेटरी बेस में चेंज आने से मनी सप्लाई 4 गुना प्रभावित हो जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर का एक्चुअल में ये मतलब होता है। तो आपने ये जो मनी मल्टीप्लायर निकाला ना 4 टाइम्स,
तो इट बेसिकली सिग्निफाइज दैट कि अगर मॉनेटरी बेस में 1 रुपए का चेंज कर दिया आरबीआई तो देश के पूरे मनी सप्लाई में 4 रुपए का चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने इनिशियली लिखा था, देखो एक बार दिखा देता हूँ, ये लिखा था ना, देखो। तो मनी सप्लाई जो होता है वो 2 चीज़ों से अफेक्ट होता है, एक मनी मल्टीप्लायर से, एक मॉनेटरी बेस से। तो मॉनेटरी बेस मतलब जो आरबीआई हाई पावर्ड मनी बना रही है वो, और मनी मल्टीप्लायर का मतलब 1/r, और r का मतलब होता है रिजर्व रेशियो। अब रिजर्व रेशियो वैसे तो समझाऊंगा अगले उसमें भी, लेकिन रिजर्व रेशियो जो है अगर जिसको नहीं याद उनके लिए ब्रीफ बता रहा हूँ नीचे की तरफ कि रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है। तो रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, बताओ याद है आपको, 12th में कहते थे लीगल रिजर्व रेशियो, ये तो था 12th क्लास, लिखते थे LRR, लेकिन अब हम कहते हैं रिजर्व रेशियो, CA फाउंडेशन, और अब सिंबल हो गया खाली R। बाकी इसका मीनिंग समझा देता हूँ कि मान लो अगर बैंक के पास 100 रुपये का डिपॉजिट आया तो कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रखनी पड़ेगी और आगे वो रिमेनिंग ही लोन की तरह दे सकता है बैंक। तो ये जो कुछ परसेंटेज होती है ये आरबीआई डिफाइन करता है, कहता है भाई आपको ना कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। तो मान लो 25% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है, तो इसको बोलते हैं R। तो बैंक सिर्फ कितना लोन दे पाएगा, 75। तो बोलो भाई बहनों ये बना लो चाहे अगर किसी को नहीं याद। तो R का मतलब रिजर्व रेशियो का मतलब हो गया कि बैंक को कितना पैसा अपने पास रिजर्व रखना है, जो वो लोन नहीं दे सकता, उसको अपने पास 25% पैसा रोक कर रखना पड़ेगा। तो ये आप बना सकते हो। बाकी ये भी बात लिख लेना जो ऊपर समझाई कि मनी मल्टीप्लायर 4 का मतलब है कि अगर मॉनेटरी बेस में 1 रुपए का चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि देश के मनी सप्लाई में 4 गुना चेंज हो जाएगा, 4 गुना मतलब 4 रुपए चेंज हो जाएगा। और अगर मॉनेटरी बेस 100 रुपए चेंज करेगा तो मनी सप्लाई 400 गुना चेंज, 400 रुपए हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो लिख लो पहले यहाँ तक। चलो पॉइंट नंबर 6 और लिख लेते, मतलब वो उसका बेस बनाकर छोड़ देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। इसका नाम है पॉइंट नंबर 6 का मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। बाकी इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना, इसको मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। चलो तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं फिर आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या है। तो जो हमने मनी मल्टीप्लायर अप्रोच अभी ऊपर, मतलब मनी मल्टीप्लायर ऊपर देखा, उसकी डिटेलिंग आगे समझनी है, लेकिन पहले कुछ उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट डाल के लिखना कि देयर आर टू अल्टरनेटिव थ्योरीज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, तो इसमें आप 2 अल्टरनेटिव्स को अंडरलाइन कर लेना और इसी में से 2 बाइफर्केशन छोटे छोटे निकालो, बस 2 एक लाइन लिखनी, ऐसा नहीं कि लंबी कहानियाँ हैं। तो मनी सप्लाई को क्या इफेक्ट करेगा ये है मुद्दा, मतलब मनी सप्लाई को क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, इस पर 2 विचार हैं, 2 अल्टरनेटिव थ्योरियाँ हैं। तो पहली लिखते हैं फर्स्ट एरो डाल के कि मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड, के बाद कीवर्ड लिखना है, हाईलाइट कर देता हूँ, इज डिटरमाइंड एक्सोजीनियसली, EXEGENOUSLY, एक्सोजीनियसली बाय द सेंट्रल बैंक। और दूसरे में लिखना है मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड, उसके बाद कीवर्ड लिखना है, हाईलाइट कर देता हूँ, एंडोजीनियसली, ENDOGENOUSLY, एंडोजीनियसली बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which affects people's desire to hold currency। पहले में सेंट्रल बैंक को अंडरलाइन कर लेना, दूसरे में चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरलाइन कर लेना। तो सर ये क्या शब्द लिख दिया आपने। तो मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एक्सोजीनियसली बाय सेंट्रल बैंक और मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एंडोजीनियसली बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच अफेक्ट्स पीपल्स डिजायर टू होल्ड करेंसी। तो ये मतलब पुरानी ज़माने की बातें लिखी हुई हैं इसमें। तो खैर मॉडर्न अप्रोच जो है वो तो हम पढ़ेंगे, जिसका बेस बनाऊंगा मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। लेकिन ये क्या कह रहा है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि मनी सप्लाई जो है, मतलब 2 अल्टरनेटिव थ्योरी है कि मनी सप्लाई को कौन अफेक्ट कर रहा है। एक तो कर रहा है सेंट्रल बैंक और दूसरा लिखा है कि जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ चेंज होती हैं, लोगों की डिज़ायर जो है। अब देखो पहले ये दूसरा वाला समझा देता हूँ। अगर आप ज़्यादा पैसा होल्ड करना चाहोगे, ऐसे सोचना, अगर आप ज़्यादा पैसे होल्ड करना चाहोगे तो आप बैंक में पैसा जो डिपॉजिट करोगे वो क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। और अगर आप बैंक में कम पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक भी क्रेडिट मनी कम बना पाएगा। तो इसका मतलब आपकी एक हैबिट के चक्कर में मनी सप्लाई इफेक्ट हो गया, आपकी हैबिट के चक्कर में मनी सप्लाई इफेक्ट हो रहा है। भाई समझ आ रहा है पॉइंट कि आप अगर ज्यादा पैसे होल्ड करना चाहोगे तो उससे कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इफेक्ट हुआ ना। और जो पहला लिखा है आरबीआई वाला, वो तो आपको पता है आरबीआई तो डायरेक्टली इफेक्ट कर ही सकता है मनी सप्लाई, मॉनेटरी बेस बढ़ा देगा या घटा देगा, तो देखा ना।
तो एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली तो दो शब्द पीले और नीले बक्से में लिखे हैं, इनका क्या मतलब होता है जी, है ना? नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज है, तो लिख लेते हैं। तो एक्सोजीनियसली का मतलब है, इसका मतलब होता है बाहरी, मतलब हैविंग एन एक्सटर्नल ऑरिजिन, यानी कि जो बाहर से प्रभावित हो रहा है, हैविंग एन एक्सटर्नल ऑरिजिन। तो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो इसमें आपकी अंदरूनी शरीर की गलती नहीं है। जो दर्द हुआ वो किस वजह से हुआ? एक बाहरी कारण की वजह से हुआ, जिसका ओरिजिनेशन बाहर से आ रहा है। लेकिन आपने कल रात जो गंदा खाना खाया उस वजह से आपके पेट में दर्द हो गया, है ना? तो कल रात जो आपने चिली पोटैटोस खाए उसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो गया, तो इसमें कोई बाहरी मतलब कारण नहीं है। अब जो दर्द हो रहा है आपके अंदर, वो ओरिजिनेट हो रहा है अंदर से हो रहा है, तो वो हो गया एंडोजीनियसली। तो एंडोजीनियसली का मतलब हो गया भाई हैविंग एन इंटरनल ऑरिजिन, ठीक है? बाकी एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा दिल पे मत लगाना, तो ऐसे ही समझाने के लिए बताया, मतलब बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली नहीं सोचना कि वो ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है लेकिन एक्सोजीनियसली का मतलब है कि जिसका ओरिजिन स्रोत एक्सटर्नल हो उसको ऐसा वर्ड बोल देते हैं एक्सोजीनियसली, और जिसका स्रोत इंटरनल हो तो बोल देते हैं एंडोजीनियसली। तो ये तो क्या मतलब थ्योरीज हैं, लेकिन इन दोनों को आप करली ब्रैकेट में कवर करना। हमें जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं बेसिकली वो मतलब मेन है जो नीचे पढ़ने कि मनी सप्लाई को कौन इफेक्ट करेगा, वो हम नीचे पढ़ेंगे ढंग से, जिसको मनी मल्टीप्लायर अप्रोच बोलते हैं। तो आप इसके नीचे करली ब्रैकेट बनाकर लिखना, इसके नीचे करली ब्रैकेट बनाकर आप लिखना द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई वॉज प्रोपाउंडेड, मतलब इसका आविष्कार या इसका निर्माण किन्होंने किया था, वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो दो आदमियों के नाम लिखने हैं, रखने हैं। एक आपने सुन रखा है मिल्टन फ्राइडमैन, हाईलाइट कर लेते हैं मिल्टन फ्राइडमैन, और दूसरे का नहीं सुन रखा आपने, एना ANNA शॉवर्ट्स SCHWARTZ, एना शॉवर्ट्स। पता नहीं मैं सही बोल भी रहा हूँ या नहीं, लेकिन नाम याद रखना है। तो फ्राइडमैन एंड अन्ना या एना, और ईयर लिख लो 1963 कंसिडर्स थ्री फैक्टर्स, थ्री को ब्लॉक बना लेना, कंसिडर्स थ्री फैक्टर्स एज इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो भाइयों बहनों, फ्राइडमैन और अन्ना ने 1963 में ये बोला कि हम तीन डिटर्मिनेंट्स बताते हैं जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, कि मनी सप्लाई एक्चुअल में तीन चीज़ों से ही अफेक्ट होती है, ऐसा उन्होंने बोला कि तीन चीज़ों से अफेक्ट होती है। तो वो आप लिख लो अच्छे से, तीन बाइफर्केशन करके, जिसकी डिटेल्स तो मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन नाम लिख लेते हैं कि भाई वो क्या तीन फैक्टर्स उन्होंने बताए जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। बाकी किसी को मानना है तो कश का अभी तक की जो पढ़ाई उससे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कि भाई मनी सप्लाई को अफेक्ट कौन बातें कर रही है मनी सप्लाई को, दो तो वैसे आप बता सकते हो, पहले पढ़ रहे वो तो हो गए वो, हाँ मतलब एग्जैक्ट वो टर्म्स ढूंढ रहा था। एक तो मॉनिटरी बेस है ना, आपने देखो मनी सप्लाई का एक फॉर्मूला लिखा है और आपने एक सेंटेंस भी लिखा है, कहाँ गया ये रहा, देखो येलो वाला ऊपर पढ़ो, मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय, देखा है ना? तो यही है, यही उन्होंने भी बोला। तो तीन फैक्टर्स जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ नाम, जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है मॉनिटरी बेस, पहला होता है मॉनिटरी बेस, लिख लो ब्रैकेट में MB, है ना? लेकिन इसका दूसरा नाम भी लिखो ब्रैकेट में, क्या? हाँ, तो इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, और इसका भी सिंबल लिखो क्या? कैपिटल H, है ना? तो एक तो हो गया मॉनिटरी बेस जो अफेक्ट करता है हमारे मनी सप्लाई को। अच्छा, H का फॉर्मूला भी लिख लो, अभी बाकी समझेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। H इज इक्वल्स टू C प्लस TR, C प्लस TR, और नेक्स्ट लाइन में लिख लो इज इक्वल टू C प्लस ER प्लस RR, है ना? तो ये आज नहीं सिखाऊंगा ताकि कुछ तो सस्पेंस रहे ना आपको, तो ये हम लिख के छोड़ रहे हैं, ये तो हम डिटेल नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन एक डिटर्मिनेंट क्या हो गया? मॉनिटरी बेस, जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करेगा, मॉनिटरी बेस। दूसरा लिख लो, दूसरा हो गया जी रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स, रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं रिजर्व रेशियो, और इसका सिंबल भी लिख लो, नहीं इसका रिजर्व रेशियो का होता है स्मॉल r, रिजर्व रेशियो, जिसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिख लो कैपिटल R अपॉन कैपिटल D, कैपिटल R अपॉन कैपिटल D। ये भी लिख के छोड़ दो ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ सस्पेंस बना रहे। और तीसरा होता है जी डिटर्मिनेंट रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट्स, या ब्रैकेट में लिख लो जिसको बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये बहुत फेमस टर्म है, CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो तीसरा फैक्टर होता है जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, CDR, और इसका सिंबल लिख लो क्या होगा बताओ, तो कमारो छोटा सी,
इसका सिंबल है छोटा सी, करेंसी से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो वो था रेशियो ऑफ रिजर्व, देखो ऐसे याद रखने के लिए बताता हूँ, रेशियो ऑफ रिजर्व छोटे आर, ठीक है, और ये क्या है रेशियो ऑफ करेंसी, तो छोटा सी। अच्छा इसका फॉर्मूला भी बता सकते हो अंग्रेजी पढ़ के, वेरी गुड, कैपिटल सी अपॉन डी, ये लिख लो, ठीक है। तो बस अभी तो उतना ही लिखते हैं, तो बस आप यहाँ तक लेकिन अच्छे से क्या करके आना है, रिवाइज और अच्छे से पढ़ के आना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनको फिर डिटेल में कवर। चलो डन।